स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, इसमें हम यूनिट 6 जो है आपकी, उससे संबंधित आपके जो पॉइंट 2 है वो मैं कराने जा रही हूँ। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, ये इसका पार्ट 1 है। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप इससे संबंधित MCQs लगाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देखिएगा, वहाँ पे आपको 3 वीडियोस पॉलिटी की मिल जाएंगी। उसके आगे की वीडियोस में जल्दी बनाने वाली हूँ, और जो आपके शोध वाले जो MCQs हैं वो भी चलते रहेंगे, ICT के भी चलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। विधायिका, विधायिका इसमें हम देखेंगे सबसे पहले संसद। संसद संघीय सरकार, संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसदीय, देखिए, संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल, कौन सा? वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। तो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। संविधान का भाग 5, कौन सा? संविधान का भाग 5, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 यानी 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। ये देखिए, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है या 3 तत्वों से मिलकर बनती है। पहला है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है आपका लोकसभा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 79 के अनुसार। ठीक है, तो देखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं संसद में? 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। सदस्य वो नहीं है, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। मतलब संसद में यदि कोई विधेयक पारित होता है तो वो कानून जब तक नहीं बनेगा जबकि फाइनली उस पर आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो अपनी स्वीकृति नहीं दे देते। अब देखिएगा, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? 250। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे? प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, कैसे निर्वाचित होते हैं? जिनमें से 250 में से 238 जो सदस्य होते हैं वो आपके राज्यों और संघ शासित जो आपके प्रदेश होते हैं उनमें से अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जबकि कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह आपका अनुच्छेद 80(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। आगे देखिएगा, राज्यसभा सदस्य संख्या, राज्यसभा सदस्य संख्या। तो देखिए, आंध्र प्रदेश से 11, असम से 7, छत्तीसगढ़ से 5, गुजरात से 11, हिमाचल प्रदेश से 3, झारखंड से 6 और आपके अरुणाचल प्रदेश से 1, बिहार से 16, गोवा से 1, हरियाणा से 5, जम्मू कश्मीर से 4, कर्नाटका से 12। देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी राज्यों की एवं केंद्र शासित प्रदेशों की इन्होंने संख्या दी गई है। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, तो उत्तर प्रदेश से कितने हैं? आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 हैं। कितने हैं? 31। ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश से 31। आगे देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? 30 ईयर्स। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 ईयर्स।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, जबकि जो आपकी लोकसभा है वो भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 60 मेंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर 60 मेंबर्स हैं तो इसमें से 1/3 यानी कि 20 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए 20 आ जाएंगे। तो इस तरह से 40 पुराने बने रहेंगे और हर साल 20-20 नए, हर 2 साल में 20-20 जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स होंगे वो सेवानिवृत्त होकर के नए नए आते रहेंगे। तो इस तरह से ये आपकी कभी भी भंग नहीं होती है, क्या? राज्यसभा। अब देखिएगा अनुच्छेद 89(1) के अनुसार, अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो भारत का कौन होता है? वो राज्यसभा का कौन होता है? पदेन सभापति होता है। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो आपके श्री जगदीप धनखड़ जी हैं और वही आपके कौन है? राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुन सकते या चुनते हैं। ये किसमें वर्णित है? ये वर्णित है आपका अनुच्छेद 89 के 2 में। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो देखिए उपसभापति हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और देखिए जो आपके सभापति हैं वो कौन है? श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ आपके सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति। देखिएगा वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि उपराष्ट्रपति तो वो कौन है? आपके उपराष्ट्रपति उपसभापति दोनों में ही अंतर होता है। उपराष्ट्रपति हैं आपके श्री जगदीप धनखड़ जी और आपके उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। आगे देखिएगा अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 90 में उपसभापति के किस बात का वर्णन है? इसमें पद के त्यागने का या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। यदि वह, ऐसा कब होता है? यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो वह पद रिक्त कर देगा। ठीक है। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग कर सकता है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 92 के अनुसार, अनुच्छेद 92 या 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन न हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। आगे देखिए राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। यानी राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। ये क्या है? विशेष शक्तियां हैं किसकी? राज्यसभा की। आगे देखिएगा इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1-1 वर्ष के लिए बढ़वा सकती है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, देखिए जो धन विधेयक होता है वो किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता तो भी उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। और देखिए साधारण विधेयक कहाँ पास होते हैं? आपके राज्यसभा में, है ना। और आपके जो पारित होते हैं। और देखिए लोकसभा में आपका धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पारित होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। जबकि साधारण विधेयक राज्यसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में भी हो सकता है। आगे देखिए राज्यसभा का गठन
3 अप्रैल 1952 को किया गया था। देखिए बहुत बेसिक सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है हमारे राष्ट्रपति? इस वक्त हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाती हैं या बुलाता है जो राष्ट्रपति होता है देश का। वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम 6 माह के ड्यूरेशन में 2 अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुला लेने चाहिए। किसके? राज्यसभा के। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा, ठीक है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होती है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 530 प्लस 20 दिस मीन्स 550। ध्यान देने बात यह है कि 104वें संशोधन है ना, 104वां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 में जो आया था, उसके अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधित करके या संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी SC और ST के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष यानी कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्या बढ़ा दिया गया है? देखिएगा, 10 वर्ष के लिए SC और ST का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया है। कहां पर? लोकसभा और राज्यसभाओं में जो आपका उनके स्थानों का जो आरक्षण है। आगे देखिएगा, लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 में से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करें चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब इन शॉर्ट यहाँ ये कहना चाहते हैं, आपकी जो लोकसभा है वो राज्यों के 5 से 30 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और जो संघ शासित आपके प्रदेश हैं उसमें 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। तो टोटल मिला के 550 सदस्य हो जाएंगे किसमें? लोकसभा में। आगे 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की बात हो रही है और राज्यसभा की नहीं हो रही है, विधानसभाओं की बात हो रही है। लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ना ही घटेंगी और ना ही बढ़ेंगी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है और इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। 524 राज्यों से हैं तथा 19 कहाँ से हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। जबकि राज्यों से कितने हो सकते हैं? 530 हो सकते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। यदि हम इनका टोटल कर देते तो कितने हो जाते? 550। ठीक है, लेकिन है कितने वास्तविक में? अभी 524 हैं और 19 हैं, तो इन दोनों का टोटल आपका 543 हो जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। यानी SC के जो लोग हैं उनके लिए लोकसभा में 84 सीट्स और ST के लिए 47 सीट्स लोकसभा में आरक्षित हैं। लोकसभा सदस्य संख्या पहले हमने राज्यसभा सदस्य संख्या देखी थी, अब देखिए लोकसभा सदस्य संख्या देख लीजिएगा। इसमें जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें यूपी की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में आप बता सकते हैं कितने हैं, तो देखिएगा यूपी में आपके 80 कितने हैं? यूपी में 80, ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा यूपी की ही हैं। ठीक, आगे देखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मतदान, वयस्क यानी 18 साल से ऊपर के लोग गुप्त मतदान द्वारा करते हैं। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वे 25 वर्ष की, राज्यसभा में कितनी थी? 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए आवश्यक है कि 25 वर्ष की आयु का हो वह व्यक्ति जो कि
लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम देखेंगे विधेयक के प्रकार। तो देखिए विधेयक, ये देखिएगा साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और विशेष विधेयक। ठीक है, तो देखिएगा साधारण विधेयक आपका पहला हो गया, दूसरा आपका धन विधेयक हो गया, तीसरा जो है आपका वित्तीय विधेयक। ये भी 2 तरह के होते हैं। वित्तीय विधेयक फर्स्ट यानी फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। और देखिए जो आपका स्पेशल बिल है यानी कि जो विशेष विधेयक है, ये भी, इसमें भी आपके कुछ कैटेगरीज हैं। देखिए संविधान संशोधन विधेयक होता है इसमें, और उसमें भी फिर आपके ये देखिएगा 3 तरह से हो गया। कौन कौन सा? राज्यों की, देखिए सबसे पहले संघीय हो गया संविधान संशोधन विधेयक में, संघीय और गैर संघीय। और संघीय में भी क्या है, राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, किसमें? संघीय वाले में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि उसके 1/3 लोग हर 2 साल बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं, तो वो कभी भंग नहीं होती। कौन सी? राज्यसभा। जबकि लोकसभा आपकी भंग हो जाती है, इसीलिए ये एक अस्थायी सदन है जो कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आगे देखिएगा। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। आपातकाल के समय में संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। कब? जब आपातकाल होगा, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। मतलब जो उसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा वो 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी 5 की जगह 6 वर्ष हो जाएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा, कितना? 1/10वां हिस्सा, यानी कि 55 सदस्य होते हैं, क्योंकि 550 मेंबर्स होते हैं ना, तो 1/10वां कितना हो गया? 55 हो गया ना, 1/3। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कार्यपालिका के बारे में। मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ और कार्यपालिका के बारे में अब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।